इससे ज्यादा क्या कुत्सित काम होगा कि देश की आधी आबादी के पीछे छिपकर महिला आरक्षण को ढाल बनाकर, महिला आरक्षण को एक्सक्यूज बनाकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस देश के विभाजन में लगे हुए हैं, इस देश को बांटने में लगे हुए हैं, संघीय ढांचे और संविधान दोनों पर प्रहार करने पे लगे हुए हैं। एक काम कीजिए मोदी जी, महिला आरक्षण के पीछे मत छुपिए और महिला आरक्षण के पीछे छुपकर अपनी शकुनी चालें तो बिल्कुल मत चलिए। असलियत बताते हैं। 30 महीने पहले सितंबर 2023 में आप महिला आरक्षण का बिल लेकर आए। आपने उसमें शर्तें लगाई कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा और फिर महिला आरक्षण आएगा। विपक्ष ने सर्वसम्मति से वो बिल पास तो करवाया, लेकिन बार बार कहा ये शर्तें हटा दीजिए, तुरंत महिलाओं को आरक्षण दीजिए। 2024 में लोकसभा की तस्वीर ही बदल जाती, 1/3 महिलाओं की वहां तूती बोलती। आपने तब ऐसा नहीं किया। और यही नहीं, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरलम में, असम में, पुदुचेरी में, तमाम ऐसे राज्य जहां पर उसके बाद चुनाव हुए, वहां पर महिलाओं को इसका फायदा मिलता। लेकिन आपने ये काम नहीं किया। आपने महिलाओं को उस समय आरक्षण नहीं दिया क्योंकि आपकी नीति और नियत दोनों में हमेशा से खोट थी। और आपकी नीतियों का बयान करने से पहले यह तो बता दूं कि 1989 में जब राजीव गांधी जी, जिनको मैं महिला आरक्षण का जनक मानती हूं, जब वो विधेयक पेश करते हैं पार्लियामेंट में, लोकल बॉडी इलेक्शंस, पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण के लिए, तो उसका पुरजोर विरोध और उसके खिलाफ वोटिंग करने का काम लालकृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जसवंत सिंह जी और राम जेठमलानी जी करते हैं। तो ये तो आपकी असलियत है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कराया और उसके चलते पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला, जिसके चलते आज 15 लाख निर्वाचित महिलाएं हैं और उनकी संख्या अब 33 पर नहीं 40% पर पहुंच गई है। तो ये कांग्रेस की देन है। आपके कुछ बददिमाग लोग कहते रहते हैं कि कांग्रेस ने 2010 में क्यों नहीं पास कराया महिला आरक्षण। बिल्कुल सही कहते हैं, हम पास कराना चाहते थे, हमारी बहुत कोशिश थी कि हम उसको पास कराएं, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे उसको पास कराने के लिए, लेकिन हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार नहीं चला रहे थे, हमारी घटक दलों की सरकार थी, हमारे कुछ घटक दल इस बारे में नहीं माने, हमने बहुत कोशिश की। लेकिन अब ये आर्ग्यूमेंट मैं पलटकर आपसे पूछ सकती हूं, 2014 और 2019 पे आपकी प्रचंड बहुमत की सरकारें आई, अब आप घटक दल की सरकार चला रहे हैं, देश ने नकेल कस दी है। उन प्रचंड बहुमत की सरकारों से आपने महिला आरक्षण का बिल पास क्यों नहीं कराया? और अगर आपने 2014 से 2019 के बीच में कराया होता तो 2019 की लोकसभा में लोगों को फायदा मिलता, महिलाओं को। और उसके बाद जितने भी देश भर में चुनाव हुए, सारे राज्यों में चुनाव हुए लगभग, उसके बाद पिछले 12 सालों में सबको फायदा मिलता महिला आरक्षण का। आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपकी नीति और नियत में खोट है। इसलिए महिलाओं को मुद्दा मत बनाइए, आधी आबादी के पीछे मत छुपिए, ये कुत्सित काम मत करिए। अब बात करते हैं असल मुद्दे, क्योंकि महिला आरक्षण मुद्दा नहीं है, वो सेटल हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में। मुद्दा है डिलिमिटेशन, और आप जानबूझकर सारे बिल एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे कि उसके खिलाफ वोट करने के चक्कर में आप ये बोलिए कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। विपक्ष बिल्कुल भी महिला विरोधी नहीं है। विपक्ष के पास ज्यादा महिला नेतृत्व है, महिला नेत्रियां हैं, महिला एमपीज हैं। तो प्लीज ये ज्ञान बिल्कुल मत दीजिए। डिलिमिटेशन की बात करनी जरूरी है। आपने जो विधेयक पेश किया है उसके चलते आप कॉन्स्टिट्यूशन के 5 आर्टिकल्स को बदलिएगा, 55, 81, 82, 172, 330, 332 और 334A। एक्चुअली 6 आर्टिकल्स को आप बदलने जा रहे हैं। और आप इसलिए 7 आर्टिकल्स को आप इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि डिलिमिटेशन कब होगा, कैसे होगा और कौन सा सेंसस, कौन सी जनगणना का इस्तेमाल होगा, इसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्टिकल्स करते थे। अब आप इन 7 आर्टिकल 55, 81, 82, 172, 332, 334A को बदलकर यह फैसला कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से हटाकर सरकार को दे रहे हैं। सरकार एक सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा में यह पास करा लेगी कि डिलिमिटेशन कब होगा और कौन सी जनगणना इसमें इस्तेमाल होगी। तो आप संविधान पर पहला प्रहार कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं, संविधान के इस प्रावधान को खत्म कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करे कि डिलिमिटेशन कब होगा और उसमें कौन सी जनगणना का इस्तेमाल होगा। अब लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा सा यह बताना जरूरी है कि क्योंकि नॉर्थ और साउथ की पॉपुलेशन ग्रोथ अलग अलग रही है, तो अभी तक 1971 की जनगणना पर सीट्स बनी है और उनकी बाउंड्री 2001 की जनगणना पर तय हुई है। इसी का पालन होते हुए आया है। अब सरकार का कहना है कि हम 2011 के सेंसस का इस्तेमाल करेंगे और उसके बेसिस पर हम डिलिमिटेशन करेंगे।
इसमें क्या आपत्ति है? इसमें पहली आपत्ति यह है कि 2011 का जो जनगणना है वो पुरानी हो चुकी है। इट हैज पास्ड इट्स सेल बाय डेट, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वो पुरानी हो चुकी है। इनफैक्ट उसके चलते आज 10 करोड़ लोग पीएम गरीब कल्याण योजना से भी बाहर हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट से बाहर हैं, क्योंकि वो जनगणना पुरानी हो चुकी है। और अगर आप ही का आर्ग्यूमेंट में यूज करूं, आप तो एसआईआर में 4-4 करोड़ लोगों के नाम कटवा रहे हैं यूपी में, तो जब 4 करोड़ है ही नहीं तो परिसीमन आप कैसे करिएगा? किस बेसिस पर आप ये डिसाइड करेगा कि एससी एसटी सीट्स कौन सी होंगी, विमेन सीट्स कौन सी होंगी? आपके पास ओबीसी के भी आंकड़े नहीं है। तो आप जो काम कर रहे हैं वो एक गलत डेटा, एक फ्लॉड डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं और अनडेमोक्रेटिक तरीके से करने जा रहे हैं, यह भी समझना जरूरी है। आज 543 सीटों की लोकसभा में सदर्न स्टेट, जो दक्षिण के राज्य हैं, साउथ के राज्य हैं, उनकी भागीदारी, उनका प्रोपोर्शन करीब करीब 24.3% है। 850 लोकसभा सीट जो आप करने जा रहे हैं उसमें वो घटकर 20% के आसपास रह जाएगा। आज की तारीख में जो नॉर्थ इंडियन 5 स्टेट्स हैं उनकी भागीदारी करीब करीब 37% है, 5 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की, वो बढ़कर 43% हो जाएंगी। तो आप नॉर्थ वर्सेस साउथ की भी लड़ाई लगा रहे हैं। और असलियत यह है कि साउथ की इन स्टेट्स ने अपनी जनसंख्या का कंट्रोल किया, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उनका शिक्षा, उनका स्वास्थ्य का स्तर ज्यादा बेटर है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है, उनको जीएसटी पर वो ज्यादा टैक्स देते हैं लेकिन मिलता कम है, ये सारी चीजें हैं। तो आज सवाल यह पूछा जाएगा कि किस बेसिस पर आप ये प्रोपोर्शनेट घटा रहे हैं? अमित शाह रैली में जाकर कहते हैं हम तो डबल करेंगे सीट जी, 50% से बढ़ाएंगे। ये आपके बिल में क्यों नहीं लिखा है? बिल में ये बात कहीं नहीं लिखी है, अमित शाह रैली में कह रहे हैं। तो देश की जनता जो कानून का विधेयक पेश हुआ है उसको माने या अमित शाह के जुमलों को माने? अब एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। केरलम में 20 सीटें हैं, 50% के हिसाब से अगर इनकी माने भी तो वो बढ़कर 30 हो जाएंगी। यूपी में 80 सीटें हैं, वो बढ़कर 120 हो जाएंगी। तो अभी यूपी और केरलम में 60 सीटों का अंतर है, 20 और 80, फिर हो जाएगा 120 और 30, 90 का अंतर। और 2011 के सेंसस के चलते एक चीज और होगी, डबल करने की बात कर रहे हैं ना, तमिलनाडु में मान लीजिए 39 सीट्स हैं, ये कह रहे हैं वो बढ़कर 58 हो जाएंगी, लेकिन 2011 के सेंसस के चलते क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करके वहां पर रखा गया है, वो घटकर 48 हो जाएंगी। इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है। देश को एक आग में झोंक देने का काम, जबरदस्त तरीके से अनडेमोक्रेटिक फ्लॉड डिलिमिटेशन लागू करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करने पर उतारू है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बीजेपी को डिलिमिटेशन करते हुए असम और जम्मू कश्मीर में सबने देखा है। ऐसी सीट्स हैं जहां पर 8 लाख वोटर है, फिर ऐसी सीट्स हैं जहां पर 25 लाख वोटर है, ऐसी सीट्स हैं जहां पर 6-6 असेंबली आती है, ऐसी सीट है जहां पर 12-12 असेंबली आती है। अगर डिलिमिटेशन ही करना था तो प्रोपोर्शनल तरीके से करना चाहिए था, इक्वल रखनी चाहिए थी जनसंख्या। ये काट छांट कर कि कैसे हम सत्ता में किसी तरह से काबिज रहे, सबको पता है इनकी असलियत, कैसे ये डिलिमिटेशन करना चाहते हैं और क्या ये काटना छांटना बांटना चाहते हैं इस देश को। इससे ही अब तीसरी बात जाती है और वो ज्यादा और भी जरूरी बात है। इस सरकार ने हमेशा से जातिगत जनगणना का विरोध किया। जातिगत जनगणना का इसलिए विरोध किया क्योंकि आरएसएस के लोग हैं, जहां पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की तो कोई पूछ ही नहीं है, वहां पर कोई सरसंचालक आज तक ठाकुर और ब्राह्मण को छोड़कर बना ही नहीं है, तो ये उसके बारे में मानते हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा देके कहा जातिगत जनगणना नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने तो मन से कहा जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल होते हैं। फिर राहुल गांधी जी और कांग्रेस के पुरजोर कोशिश के बाद 1 साल पहले ये जातिगत जनगणना को माने। अब जनगणना हो रही है, ये कहते हैं 2027 में आंकड़े आ जाएंगे। तो जब जातिगत जनगणना के आंकड़े 2027 में आ जाएंगे, आप उसका इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप तेलंगाना और बिहार का कास्ट सर्वे उठाकर देखिएगा तो तेलंगाना और बिहार में ओबीसी की संख्या 65-70% से भी ज्यादा की है। और इसीलिए हम महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की बार बार आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप वो करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, यह तरीका सरकार का है मनमाने ढंग से परिसीमन करने का, डिलिमिटेशन करने का और किसी तरह से कास्ट सेंसस से बच लेने का, क्योंकि अब पार्लियामेंट में सरकार डिसाइड करेगी कि डिलिमिटेशन कब होगा और कौन सा सेंसस यूज होगा। अगर आप 2026 में डिलिमिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो 2027 में नए आंकड़े आने पर तो फिर तो नहीं करिएगा। तो ये जो सारी कोशिश है आपकी, ये कहीं ना कहीं आपका पर्दाफाश कर रही है,
महिलाओं के पीछे छिपकर ये कुत्सित कार्य प्लीज मत करिए। ये दिखाता है आपकी कुटिल गंदी सोच, ये दिखाता है आप महिलाओं को कितना मूर्ख समझते हैं, और ये दिखाता है कि आप अपनी सत्ता पर काबिज रहने के लिए हर उस पैतरे का इस्तेमाल करने को तैयार हैं जिससे संघीय ढांचे, संविधान सबको स्वाहा कर जाना पड़े। आपको उससे जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपकी असलियत है और ये देश आपकी पूरी असलियत समझ रहा है।